आज हम देखेंगे कॉम्बिनेशन या कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस यानी कि आपके जो वायर रहता है उसका हम कनेक्शन कितने प्रकार से कर सकते हैं किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट का, है ना। पावर सप्लाई से लेकर के आप अपने उपकरण कितने प्रकार से, कितने टाइप से आप जोड़ सकते हैं, वो आपके कॉम्बिनेशन या कनेक्शन कहलाता है। भाई कनेक्शन मतलब क्या होता है? पावर सप्लाई से आपका कोई भी उपकरण जोड़ना, है ना, ये आपका कनेक्शन कहलाता है। तो कनेक्शन में क्या होता है, जैसे मैंने पिछले लेक्चर्स में बताया था कि प्लस से हमारा करंट शुरू होकर के हमारे उपकरण से या वायर के थ्रू होता हुआ वापस घूम करके माइनस में उसी बैटरी में आ जाए, ये आपका बंद परिपथ यानी कनेक्शन कंप्लीट कहलाता है ना। बीच में से अगर आपका वायर खुला है या टूटा हुआ है तो वो आपका ओपन सर्किट रहता है, वो आपका ओपन कनेक्शन कहलाता है, ये आपका कंप्लीट सर्किट नहीं कहलाता है ना। क्योंकि करंट को फ्लो होने के लिए जगह मिलेगी ही नहीं जहाँ वायर टूटा है, तो आपका करंट आगे फ्लो नहीं हो पाता है। तो अब हम देखते हैं और रेजिस्टेंस क्या होता है भाई, वायर का यानी कि, और जो वायर का या धातु का अपना खुद का गुण होता है करंट के प्रवाह को रोकने का। तो यानी कि रेजिस्टेंस खुद वायर होता है ना, वो वायर का ही गुण होता है। तो हम दो प्रकार से देखते हैं, ये देखिए इसमें आपका दो प्रकार के कनेक्शन होते हैं रेजिस्टेंस के, सीरीज एंड पैरेलल। सीरीज मतलब श्रेणी और पैरेलल मतलब समांतर। तो सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये सिंपल आता है एग्जाम में। तो इसमें क्या रहता है आपका, प्रतिरोधों का श्रेणी तथा समांतर संयोजन। तो विद्युत परिपथ के हम सभी भागों में हमें विभिन्न धारा यानी कि अलग अलग धारा के मान की ज़रूरत होती है, अलग अलग करंट की ज़रूरत पड़ती है। कभी कभी भाई हम दो तीन वायर भी जोड़ देते हैं या दो तीन उपकरण जोड़ देते हैं एक बैटरी से, तो उसकी डिजाइनिंग या किस प्रकार से हम जोड़ सकते हैं वो आपके रहते हैं सीरीज या पैरेलल के रूप में आप जोड़ सकते हो कनेक्शन के रूप में। बाकी आपकी आवश्यकता क्या है उस हिसाब से वो कनेक्शन हम चयन करते हैं। तो प्रतिरोध के अलग अलग मान वाले प्रतिरोधों की सहायता से ही संभव हो पाता है। प्रतिरोधों का संयोजन हमें उस कंडीशन में या उस दशा में करना पड़ता है जब हमारे पास जो प्रतिरोध का मान चाहिए वो उपलब्ध नहीं होता, लेकिन अन्य मान के प्रतिरोध उपलब्ध होते हैं या कोई से भी वायर आपके पास उपलब्ध हो। या अब अगर आप चाहो तो अलग से भी रजिस्टेंस करके छोटे उपकरण आते हैं वो भी लगा सकते हो आप। तो ऐसी स्थिति में प्रतिरोध को क्या करते हैं, आपस में इस तरह के से संयोजित यानी कि कनेक्शन करते हैं या जोड़ते हैं कि हमें सही आवश्यक प्रतिरोध का मान प्राप्त हो जाए। और यह संयोजन आवश्यकता अनुसार किसी भी प्रकार का हो सकता है, मेरी ज़रूरत के हिसाब से श्रेणी या समांतर या मिश्रित भी हो सकता है ना, दोनों को मिक्स करके भी अपन कनेक्शन कर सकते हैं। तो प्रतिरोधों का संयोजन सामान्यतः यानी जनरली दो प्रकार के होते हैं, श्रेणी और समांतर क्रम संयोजन। हाँ, इसके बारे में हम विस्तार से पढ़ते हैं, हम दोनों के बारे में अलग अलग। तो आपके जो रहते हैं ये पहला है आपका श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी का मतलब होता है एक के बाद एक, यानी कि भाई जैसे कि आपके डायग्राम में दिख रहा होगा R1 R2 R3 हमारे तीन अलग अलग वायर हमने जोड़ दिए, अलग अलग रेजिस्टेंस से जोड़ दिए। तो ये देखो एक के बाद एक है, जैसे कि R1 का जो आखिरी सिरा है वो R2 के पहले सिरे से जुड़ा है, और R2 का जो आखिरी सिरा है वो R3 के पहले सिरे से जुड़ा है, और जो R3 का आखिरी सिरा और R1 का पहला सिरा वो किससे जुड़े हुए, बैटरी से जुड़े हुए हैं, है ना। बैटरी का चिन्ह दिख रहा है आपको VS करके प्लस, जहाँ से आपका करंट फ्लो होगा और घूम करके माइनस पे आ जाएगा। तो जब दो या दो से अधिक प्रतिरोध को हम इस प्रकार से संयोजित मतलब जोड़ना या कनेक्ट करना किया जाए कि प्रत्येक प्रतिरोध में विद्युत धारा का मान एक जैसा हो, तो इस प्रकार के हम प्रतिरोधों के संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन या सीरीज कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस कहते हैं। इस प्रकार के संयोजन में हम प्रतिरोध का, जो मैंने अभी बताया आपको, दूसरा सिरा अगले के पहले सिरे से जुड़ा रहता है ना।
जैसे डायग्राम के अनुसार आपको दिख रहा है। तो ये आपका सीरीज कनेक्शन। तो चित्र अनुसार हमने 3 प्रतिरोध लिए R1, R2 और R3। ये तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तीनों प्रतिरोध में समान मान की धारा यानी कि एक जैसा करंट I फ्लो हो रहा है। तो तीनों पर विभवांतर जो है वो वोल्टेज अलग अलग बहेगा, जैसे कि V1, V2 और V3। मैंने आपको पहले पिछले लेक्चर में बताया था करंट को बहने के लिए रास्ता चाहिए। तो यहाँ पे करंट को बहने के लिए आप देखिए रास्ता एक ही है, ये एक ही लाइन जा रही है, R1, R2, R3 एक ही रेखा में। बाकी जो आपका R1, R2, R3 है ये आपके अलग अलग वोल्टेज खाएंगे या अलग अलग वोल्टेज कंज्यूम करेंगे, यूज़ करेंगे। तो श्रेणी क्रम में आपका जैसे अगर आपका श्रेणी क्रम में आप देख रहे हो तीनों वायर एक ही लाइन में एक ही सीध में जुड़े हैं, इसका मतलब कि करंट के लिए बहने के लिए एक ही रास्ता है, तो करंट तो आपका सेम रहेगा, एक ही रहेगा। बाकी आपका वोल्टेज अलग अलग हो जाएगा, वोल्टेज ये अलग अलग यूज़ करेंगे। तो एक बात ध्यान रखना, आप श्रेणी क्रम में करंट सेम रहता है, वोल्टेज अलग अलग हो जाता है ना, अलग अलग रेजिस्टेंस पे अलग अलग वोल्टेज। तो ये विभवांतर मतलब वोल्टेज या वोल्टेज डिफरेंस होता है। तो V1, V2, V3 का मान ओम के नियम के अनुसार जब हम रखते हैं तो हम जानते हैं ओम का नियम V बराबर IR। तो V1 बराबर क्या हो जाएगा IR1। अब I1 क्यों नहीं है, क्योंकि I हमारा सेम है, I और रेजिस्टेंस अलग है। तो V1 इज इक्वल टू IR1 और V2 इज इक्वल टू IR2 और V3 इज इक्वल टू IR3। अब परिपथ में हम टोटल अगर निकालना है तो Vs हमारा जो टोटल जो वोल्टेज था वही वोल्टेज इन तीनों जगह पर यूज होकर के वापस से हमें वही वोल्टेज हमारा रहेगा। बाकी वो वहाँ पर अलग अलग रूप में बढ़ गया था, तो Vs बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3। यानी कि जो तीनों अलग अलग V1, V2, V3 है वो किसके बराबर है, हमारा जो ओरिजिनल वोल्टेज Vs है। तो V1, V2, V3 का जब हम मान रखेंगे तो Vs तो हमारा वही, अब V1 हमारा क्या है IR1 और V2 IR2 प्लस V3 क्या है हमारा IR3। अब I जैसे सेम है तो I कॉमन निकल जाएगा, अंदर क्या बचेगा I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो Vs बराबर भी क्या हो जाएगा IR। तो IR बराबर आपका क्या हो जाएगा I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3। अब I से I कैंसिल हो जाएगा, तो लास्ट में आपका क्या बचेगा, सिर्फ R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यहाँ पर हमारा जो R जो है श्रेणी क्रम में प्रतिरोध का तुल्य या टोटल, अगर आपको रेजिस्टेंस निकालना हो तो आपका टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा R, और अगर अलग अलग रेजिस्टेंस आपके क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। तो सीरीज में हमेशा याद रखना रेजिस्टेंस जो रहते हैं वो डायरेक्टली प्लस हो जाते हैं आपके। जैसे कि भाई कोई पूछ ले कि अब R1, R2, R3 का मान अगर मैं ऊपर इनकी जगह पे 2 ओम, 3 ओम, 5 ओम रख दूँ, अब कोई पूछे कि भैया आपके सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस निकाल के बताओ, तो आप सिंपल निकाल सकते हो, है ना, 2 प्लस 3 प्लस 5 करके। तो आपका टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा, उन तीनों रेजिस्टेंस का जोड़। तो हमारा इससे हमें जो हमारा प्रिंसिपल वो ये है कि R जो है हमारा श्रेणी क्रम में प्रतिरोध का तुल्य या टोटल या कुल प्रतिरोध हो जाएगा, या कहते हैं इसको हम। यहाँ हमने देखा कि श्रेणी क्रम में जो टोटल रेजिस्टेंस का मान रहता है सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है या प्राप्त होता है। अब हमने 3 प्रतिरोध लेकर इसको समझा, लेकिन 3 से ज़्यादा प्रतिरोध होने पर भी निष्कर्ष इसी प्रकार से हम निकाल सकते हैं। अब ये R1, R2, R3 हमने 3 लिए, ये कितने भी अनगिनत भी हो सकते हैं, है ना। बाकी सब का जो फार्मूला रहेगा वो सेम रहेगा, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 RN जितने आपके रहेंगे। तो इसका निष्कर्ष हमें क्या मिला कि भाई सभी प्रतिरोध के समान में क्या, भाई सभी प्रतिरोधों में धारा हमारी क्या समान प्रवाहित हुई। बाकी परिपथ का जो कुल विभवांतर है सभी प्रतिरोधों के विभवांतर के बराबर है, भाई Vs बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 इसका मतलब। और पहले पॉइंट का मतलब R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 या I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो जो टोटल प्रतिरोध, अब तीसरा पॉइंट आपका है तुल्य प्रतिरोध, यानी कि आपका जो टोटल प्रतिरोध का मान सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर, यानी कि वही R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। अब चौथा पॉइंट आपका है तुल्य प्रतिरोध का मान परिपथ में उपस्थित सबसे बड़े प्रतिरोध के मान से भी
अधिक प्राप्त होता। भाई सही सही बात है। अगर आपका और R1 अगर 10 ओम है और R2 आपका 1 ओम है, R3 भी 1 ओम है, तो आपका जो टोटल R है वो आपको जो आपका सबसे बड़ा रेजिस्टेंस था यानी कि 10, उससे ज़्यादा ही मिलेगा। यानी कि आप तीनों का जोड़ोगे तो वो आपका तुल्य प्रतिरोध कहलाएगा। तो तुल्य प्रतिरोध आपका ज़्यादा मान का निकलेगा। तो ये आपका हो जाता है सीरीज कनेक्शन, है ना। ये सिंपल डेरिवेशन है इसमें। अब हम आते हैं समांतर क्रम संयोजन। ये समांतर आपने गणित में पढ़ा हुआ ना, समांतर रेखाएं, है ना, एक के नीचे एक रेखाएं रहती हैं, वो आपकी समांतर, एक रहती है लंबवत और एक रहती है समांतर रेखाएं, गणित में पढ़ा होगा आपने। तो अब हम आते हैं, दूसरा हमारा है समांतर क्रम संयोजन यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। ये देखो आप R1 R2 R3 आपको डायग्राम में दिख रहे हैं, ये समांतर क्रम में जुड़े हैं। यानी कि आपने तीनों रेजिस्टेंस या तीनों वायर को एक के नीचे एक लगा रखा है। तो जब दो या दो से अधिक प्रतिरोध को हम इस प्रकार से जोड़ते हैं कि प्रत्येक प्रतिरोध के जो सिरे पर जो वोल्टेज रहता है आपका विभवांतर का मान समान हो, है ना, इस प्रकार के हम संयोजन को क्या कहते हैं, समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। अब इसमें आपको डायग्राम में दिख रहा है कि आपका जो जैसे वी आपका है प्लस और माइनस, यहाँ से हमारा करंट निकला आई, और जैसे ही वो पहुंचा तो आपके जो तीनों वायर आपने समांतर में जोड़ रखे, तो उन तीनों को आपने दो पॉइंट पे जोड़ एक जैसा जोड़ लिया, है ना। जैसे कि ये आपका जहाँ पे I1 लिखा है, उन तीनों वायरों को आपने एक जोड़ के एक बिंदु बना लिया, और इन्हीं इन्हीं तीनों रेजिस्टेंस के दूसरे सिरों को आपने जोड़ करके एक सिरा बना लिया। फिर उन जो जो आपका एक सिरा, दोनों तरफ एक एक सिरे जो बने उनको आपने बैटरी से जोड़ दिया। बाकी जैसे बैटरी से करंट फ्लो होगा तो जो मेन पॉइंट है जंक्शन पे जैसे आपका करंट जाएगा, तो ये आपका वायर, आपके जो वायर है आपके, आपने वायर अब अलग अलग जोड़ रखे हैं, है ना। एक एक के पीछे एक नहीं जोड़ रखे, एक के नीचे एक जोड़ रखे हैं, यानी कि ऊपर नीचे जोड़ रखे हैं। तो यहाँ पे करंट को बहने के लिए तीन रास्ते मिल गए हैं। तो करंट, जैसे मैंने आपको बताया था कि करंट को बहने के लिए रास्ता चाहिए, तो यहाँ पे करंट जैसे भाई इस पॉइंट पे पहुँचा तो उसको तीन रास्ते दिखे, तो वो तीन भागों में बट गया, I1 I2 और I3। फिर वो घूम करके वापस उसी पॉइंट पे आया और वहाँ से घूम करके माइनस पे आ गया वापस से एक हो करके। तो इससे हमें ये फ़ायदा हुआ कि R1 R2 और R3 जो है आपका, इस पर आपका वोल्टेज नहीं बटा, वोल्टेज आपका सेम रहा, सिर्फ करंट आपका अलग अलग हिस्सों में बढ़ गया। तो इसका मेन पॉइंट ये है कि भाई पैरेलल कनेक्शन में आपका करंट अलग अलग बढ़ जाता है, बाकी वोल्टेज सेम रहता है। और सीरीज में हमने क्या देखा था कि वोल्टेज अलग अलग भागों में बढ़ गया था, बाकी करंट एक था, क्योंकि वहाँ पे करंट को बहने के लिए एक ही रेखा मिल रही थी, एक ही लाइन, एक ही रास्ता मिल रहा था। और यहाँ पे करंट और पैरेलल में वोल्टेज आपका सेम है, बाकी आपको करंट को बहने के लिए अलग अलग रास्ते मिल गए, इसलिए करंट डिफरेंट है, इसमें करंट डिवाइड हो जाता है और वोल्टेज सेम रहता है। तो इसमें प्रतिरोध को हम ऐसे जोड़ते हैं कि प्रतिरोध के एक तरफ के सभी सिरे जुड़े हो, दूसरी तरफ भी सभी सिरे आपस में जुड़े हो, जैसा कि चित्र में हमने देखा, ये चीज़ बता चुका हूँ मैं, है ना। तो अब हम चित्र अनुसार क्या है, इसमें भी वही जो जैसे हमने उसमें किया था सीरीज में, तीन प्रतिरोध है, R1 R2 R3 है, ये तीनों समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तीनों प्रतिरोध पर वोल्टेज V का मान सेम है यानी समान है, और R1 R2 R3 में प्रवाहित होने वाली धारा क्रमशः भाई अलग अलग है, आई तो हमने उसको नाम दे दिया I1 I2 I3, और कुल धारा का मान I है, तो ओम का नियम वही लगेगा। फिर V इज इक्वल टू I1 R1, V इज इक्वल टू I2 R2 और V इज इक्वल टू I3 R3। तो यहाँ पे हम देखेंगे I बराबर क्या हो जाएगा, हमारा गणित लगाएंगे तो V बाय R, तो I1 बराबर हो जाएगा हमारा V बाय R1, I2 बराबर V बाय R2 और I3 बराबर V बाय I3। अब परिपथ में प्रवाहित हमारी जो कुल धारा है वो I है, और वही I हमारी कितने भागों में बटी है, I1 I2 और I3 में। तो जब हम मान रखेंगे I1 I2 I3 का, तो I बराबर हमारा हो जाएगा V बाय R बराबर V बाय R1 प्लस V बाय R2 प्लस V बाय I3, सॉरी R3।
तो V को हम कॉमन निकाल लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, I/R1 प्लस I/V कॉमन निकाल लिया हमने, अंदर ब्रैकेट में बचा आपका I1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, है ना। तो चूँकि ये हमने V/R रख देंगे जब हम I के मान में, तो V से V कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये इसका फार्मूला हो गया किसका, पैरेलल रजिस्टेंस का। भाई कोई कह दे कि आपका पैरेलल सर्किट का तुल्य रजिस्टेंस निकालो, तो उसका फार्मूला यही रहेगा। अगर आपके पास R1 R2 R3 का मान दिया हुआ है तो इस फार्मूले में आप पुट कर दोगे R1 R2 R3 का मान, और गणित लगा करके आप फार्मूला लगा करके सॉल्व कर लोगे, है ना। जो सीरीज में हमारा सीरीज में क्या रहता था, इसका उल्टा, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। और पैरेलल में या समांतर में कैसे निकलेगा आपका तुल्य प्रतिरोध, वन या टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो हम कह सकते हैं कि प्रतिरोध के समांतर क्रम में जो तुल्य प्रतिरोध का मान रहता है वो रेसिप्रोकल रहता है, यानी कि मान व्युत्क्रम, है ना। व्युत्क्रम मतलब 1 के अपॉन में सभी प्रतिरोध के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। अब इसका निष्कर्ष जब हम देखते हैं तो वही जो मैं बातें आपको पहले बता चुका हूँ कि समांतर संयोजन में सभी प्रतिरोधों के सिरों पर वोल्टेज का मान सेम रहता है ना। तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम सभी प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। वो व्युत्क्रम मतलब 1 के अपॉन में, है ना। ये आपको पता ही है, गणित में पढ़ा ही होगा आपने। तो इस प्रकार के संयोजन में जुड़े सबसे कम प्रतिरोध में सबसे अधिक धारा बहती, यानी कि जिस वायर का सबसे कम रेजिस्टेंस रहेगा उसमें सबसे ज़्यादा करंट आपका फ्लो होगा, और सबसे अधिक प्रतिरोध में सबसे कम सबसे कम करंट आपका बहेगा जिसमें ज़्यादा प्रतिरोध हो। तो संयोजन का चौथा पॉइंट आपका, संयोजन का तुल्य प्रतिरोध परिपथ में उपस्थित सभी सबसे कम प्रतिरोध से भी कम प्राप्त होता है, क्योंकि भाई 1 के अपॉन में कोई भी चीज़ आप रखोगे तो उसका मान कम ही आएगा। जैसे कि 1/1000 करोगे तो उसका उसका मान क्या आएगा, 0.0000.001। ये आपका सिंपल गणित है। तो इसलिए पैरेलल कनेक्शन हम ज़्यादा घरों में, दुकानों में, है ना, मशीनरी में, कहीं पे भी हम जब देखते हैं तो हमारे घर वगैरह सब जगह पर हम पैरेलल कनेक्शन यूज़ करते हैं। क्यों, क्योंकि भाई हमें वोल्टेज सेम प्राप्त होता है, एक ही प्राप्त होता है। बाकी हमें हर कमरे में या हर उपकरण के लिए वायर अलग अलग देने होते हैं, यानी कि अलग अलग रेजिस्टेंस आपको देना रहता है, तो आपको करंट भी अलग अलग बहाना पड़ेगा। तो इसलिए हम घर में पैरेलल कनेक्शन देते हैं। भाई R1 R2 R3 की जगह पे आप के उपकरण मान लो आप एग्जाम्पल के लिए, है ना, और वही उपकरण जैसे कि एक टीवी, एक पंखा और एक लाइट, तो आपका वोल्टेज जो मीटर से है वो सेम मिला, और आपने जैसे जो कनेक्शन दिए मीटर के बाद से अलग अलग वायर्स के, तो आपका करंट अलग अलग फ्लो होगा और अलग अलग उपकरण में से बहता हुआ वापस आपका माइनस ये या ब्लैक वायर से में वापस आ जाता है। तो ये आपका कनेक्शन कहलाते हैं सीरीज एंड पैरेलल, है ना। ये आपके डायग्राम से है सीरीज पैरेलल के। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और एग्ज़ाम में ज़रूर आता है और सिंपल भी है। अब हम छोटी छोटी आपको डेफिनेशंस भी है, कभी एग्ज़ाम में पूछ ले कि भाई कंडक्टेंस क्या होता है, यानी चालकता है या विद्युत चालकता है, और चालकत्व क्या होता है। तो पहले आप इसका ये फॉर्मूला देख लीजिए। विद्युत जैसे प्रतिरोध देखा था ना हम लोगों ने, जैसे करंट की परिभाषा आपकी रहती है कि भाई आवेशों के प्रवाह की दर को हम करंट कहते हैं, और वोल्टेज को कि भाई जो आवेश को प्रवाहित करने में या आवेश को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में जो कार्य लगता है वो आपका वोल्टेज कहलाता है। इसे आपका चालकत्व या चालकता क्या होती है, तो इसका फॉर्मूला है सिग्मा इज इक्वल टू 1/रो। तो ये जो सिग्मा है, जो 6 जैसा जो आपको दिख रहा है, इसको हम सिग्मा बोलते हैं, इसको विद्युत चालकता बोलते हैं हम। और 1/रो, रो आपकी प्रतिरोधकता होती है। तो चालकता क्या रहेगी, प्रतिरोधकता की उल्टी रहती है, प्रतिरोधकता की चालकता की विपरीत रहती है। तो सिग्मा इज इक्वल टू 1/रो इसका फार्मूला है।
तो विद्युत चालकता क्या रहता है, पदार्थों द्वारा विद्युत धारा संचालित करने की क्षमता के माप को हम विशिष्ट चालकता है ना स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहते हैं। यानी कि भाई पदार्थ का वहाँ गुण जो अपने अंदर से अधिक करंट को फ्लो करा सके, है ना। ऐसा भाई हर मटेरियल का अलग अलग गुण होता है, जैसे कि तांबे का अलग, लोहे का अलग, पीतल का अलग। तो ये उन मटेरियलों का गुण है जो अपने अंदर से धारा को प्रवाहित होने देते हैं। तो ये पदार्थ का स्वाभाविक कुदरती गुण है जो विद्युत धारा के चलने में सुगमता यानी कि गुड फ्लो प्रदान करता है। किसी पदार्थ से बने किसी चालक के दो सिरों के बीच वो जो हम वोल्टेज या विभवांतर आरोपित करते हैं यानी लगाते हैं, तो उसमें विद्यमान घूम सकने योग्य आवेश प्रवाहित होते हैं। हमारे जो आवेश चार्ज रहते हैं वो घूमते हुए फ्लो होते हैं। तो विद्युत जिसे हम विद्युत धारा कहते हैं भाई, आवेशों के प्रवाह के दर को ही हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा। तो जो रहता है आंतरिक रूप से धारा घनत्व है जो रहता है आपका जे, और आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि ई, तो जे अपॉन ई भी इसको हम कहते हैं, सिग्मा इजिकल टू, इसको इसको हम चालकता ये भी कहते हैं और इसका चिन्ह सिग्मा रहता है। तो ये आपकी चालकता कहलाती है, शो सिंपल सी परिभाषा। अच्छा, इसकी इकाई क्या हो जाएगी, 1/ओम मीटर, है ना। इसकी इकाई क्या होगी, 1/ओम मीटर। अब रजिस्टेंस, इसकी अब परिभाषा मैं आपको बता ही चुका हूँ पिछले लेक्चरों में कि भाई किसी सर्किट में जो करंट फ्लो होता है उसमें जो रुकावट होती है उसको हम प्रतिरोध या रजिस्टेंस कहलाता है, या जो करंट के प्रवाह का विरोध करे वो पदार्थ का वहाँ गुण जो आपका विद्युत प्रवाह का विरोध करे वो आपका रेजिस्टेंस कहलाता है। इसको हम आर से प्रदर्शित करते हैं, इसकी या ओम का जो चिन्ह रहता है इससे प्रदर्शित करते हैं, और इसे हम हिंदी में प्रतिरोध कहते हैं। इसकी यूनिट या इकाई ओम रहती है। अब देखते हैं हम प्रतिरोधकता, जो हमने ऊपर पढ़ा ना, चालकता सिग्मा बराबर 1/, प्रतिरोधकता यानी कि सिग्मा इजिकल टू 1/रो। तो जो रो है आपका प्रतिरोधकता, वो जो पी जैसा उसको हम रो बोलते हैं, वो आपका प्रतिरोधकता कहलाता है। तो प्रतिरोधकता भाई चालकता क्या गुण होता है कि पदार्थ का वहाँ गुण जो अपने अंदर अधिक से अधिक करंट को फ्लो करा सके, वो प्रतिरोधकता। भाई चालक का वहाँ गुण जो अपने अंदर से करंट को प्रवाह का अधिक से अधिक विरोध कर सके, यानी कि चालकता का विपरीत गुण। तो इसको हम इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी भी कहते हैं, रजिस्टिविटी भी कहते हैं, या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं, या वॉल्यूम रजिस्टिविटी भी कहते हैं। तो सिंपल आप तो याद रखो रजिस्टिविटी, तो उस पदार्थ द्वारा विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करने की जो क्षमता रहती है वो आपकी प्रतिरोधकता कहलाती है। तो आसानी से विद्युत आवेश को चलने नहीं देते हैं ये। इसकी इकाई क्या रहती है, ओम मीटर, है ना। कंडक्टिविटी आपकी क्या रहती है, चालकता। तो मेजर क्या रहता है, हाउ इजी, वही जो मैंने ऊपर बताई कि हाउ इजी इट इज़ फॉर करंट टू बी पास्ड थ्रू ए मटेरियल, यानी कि मटेरियल का वह गुण जो अपने अंदर अधिक से अधिक आसानी के करंट को पास होने दे, अपने अंदर से अधिक करंट को फ्लो होने दे। तो ये आपकी जो दोनों गुण हैं, चालकता और प्रतिरोधकता, ये आपका चालक के गुण बताते हैं कि भाई मटेरियल का गुण कैसा है, कि ये अपने अंदर से कितने करंट को फ्लो होने देता है या कितने करंट के फ्लो को रोकता है या विरोध करता है। तो इससे हमें ये फ़ायदा मिलता है कि भाई हमें मटेरियल चूज़ करने में आसानी रहती है कि भाई हमें कौन सा मटेरियल का वायर बनाना है इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल कनेक्शन के लिए, विद्युत सप्लाई के लिए। तो ये क्या रहता है आपका कंडक्टिविटी, वो जो ऊपर पढ़ा हमने, ये विपरीत रहता है कंडक्टिविटी का, ये सॉरी रजिस्टिविटी का, है ना। तो जब हम देखते हैं कि भाई मटेरियल, कुछ कुछ मटेरियल बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं तो उनका पहनने की प्रतिरोधकता ज़्यादा रहती है, क्योंकि मैंने बताया था प्रतिरोध की वजह से आपका वायर गर्म होता है, करंट कम फ्लो होने लगता है। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, यानी कि आपका स्थिरांक, है ना, तापमान स्थिरांक कहते हैं हम इसको हिंदी में, रजिस्टेंस का। तो किसी भी रजिस्टर का जब रजिस्टेंस ताप बढ़ने पर बढ़ जाता है तो वो आपका पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस कहलाता है ना। और जब किसी भी रजिस्टर का या रेजिस्टेंस का या वायर का ताप बढ़ने पर मान घट जाए तो वो उसका नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट कहलाता है।
तो जब हम देखते हैं कि रजिस्टर का रेजिस्टेंस R1 है और उसका टेम्परेचर T1 है, फिर उसका तापमान T2 हो जाता है, यानी कि तापमान चेंज हो जाता है, तो रेजिस्टेंस बढ़कर R2 हो जाएगा। और R2 बराबर क्या हो जाएगा, R1, ये एक फार्मूला रहता है इसका, R2 इज इक्वल टू R1 ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फ़ा T2 माइनस T1 हो जाएगा, जहाँ पर अल्फ़ा टेम्परेचर कोफिशिएंट, यानी आपका अल्फ़ा क्या है यहाँ पर, अल्फ़ा का चिन्ह आपका जो है वो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का चिन्ह है, यानी कि तापमान स्थिरांक का चिन्ह है। तो ये अल्फ़ा, ये क्या होता है आपका टेम्परेचर कोफिशिएंट। इसका मतलब कि भाई तापमान बढ़ने पर रेजिस्टेंस का मान अगर बढ़ता है तो ये प्लस पॉजिटिव कहलाता है, और अगर आपका टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टेंस का मान कम हो, यानी कि विपरीत हो, तो ये अल्फ़ा आपका नेगेटिव हो जाता है, आपके टेम्परेचर कोफिशिएंट मतलब उस मटेरियल का क्या है, नेगेटिव है। अब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस, यानी कि तापमान का प्रभाव प्रतिरोध पर क्या पड़ता है। तो भाई जैसे अभी हमने ऊपर ही पढ़ा टेम्परेचर कोफिशिएंट का, कि हर मटेरियल का तापमान बढ़ने या घटने पर उसका प्रतिरोध के मान में भी परिवर्तन होता है। तो आपके हर मटेरियल का गुण अलग अलग रहता है, जैसे हम जानते ही है, तांबे का अलग, पीतल का अलग, प्लास्टिक का अलग, लकड़ी का अलग, आपके सेमीकंडक्टर का, अर्धचालक का अलग। तो सबके जो रहते हैं आपके टेम्परेचर को जो आपके रहते हैं टेम्परेचर का प्रभाव सब मटेरियल पे अलग अलग रहता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि कंडक्टर, पहला पॉइंट आपका इन कंडक्टर्स, कंडक्टर्स का मतलब होता है आपका चालक, जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, यानी कि आपके अधिकतर धातु ही रहते हैं, जैसे लोहा, तांबा, पीतल आदि रहते हैं आपके। तो चालक में क्या होता है, इन कंडक्टर्स एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज द लेटिस वाइब्रेट्स मोर टू क्रिएट मोर हिंड्रेंस टू पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज टेम्परेचर इंक्रीजेज। इसका, इस लाइन का मतलब हिंदी में ये है कि जैसे ही तापमान बढ़ता है चालक का, यानी धातुओं का, तो जो उसमें आपके इलेक्ट्रॉन्स और प्लस चार्जेस जो फ्लो होते हैं वो वाइब्रेट करने लगते ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। तो उस कारण से क्या होता है कि आपके इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने में, आपके इलेक्ट्रॉन सीधे सीधे फ्लो तो होते हैं, पर वाइब्रेशन के साथ साथ उनका जो सीधा फ्लो है वो, उसमें रुकावट पैदा होती है, जिसके कारण तापमान बढ़ता है, यानी कि आपके इलेक्ट्रॉन्स में टकराव बढ़ने लगता है वाइब्रेशन होने के कारण। तो जिसके कारण क्या होगा, आपका अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आपस में टकराएंगे तो ऊर्जा क्रिएट होगी, ज़्यादा हीट एनर्जी, तो उसके कारण आपके तापमान में बढ़ोतरी होगी। तो इसके कारण क्या होगा, जब तापमान बढ़ेगा तो यानी कि जाहिर सी बात है, आपका जब इलेक्ट्रॉन्स आपस में टकराएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा, है ना, जिसके कारण आपका करंट कम हो जाएगा, है ना, और आपका प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा, करंट का मान कम हो जाएगा। तो इस कारण से आपका सिंपल हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने पर चालकों का जो प्रतिरोध है वो बढ़ जाता है और करंट का मान कम हो जाता है ना। बाकी नॉर्मल टेम्परेचर आप पे क्या होता है, आपके सेम कांस्टेंट इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं उसमें, नॉर्मल टेम्परेचर पे आपका करंट का फ्लो नॉर्मल रहता है, और और आपका तापमान भी नॉर्मल रहता है, और रेजिस्टेंस भी नॉर्मल रहता है। अब सेमीकंडक्टर्स, यानी कि अर्धचालक की जब हम बात करें, आप लोगों ने फिजिक्स में, केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, अर्धचालक वह मटेरियल होते हैं, या सेमीकंडक्टर वो मटेरियल होते हैं जिनका गुण क्या रहते हैं, चालक और कुचालक के मध्य होता है। भाई चालक तो धातुएं होती है जिनमें करंट फ्लो होता है, और कुचालक आपके रबर, प्लास्टिक, लकड़ी एट्सेट्रा आदि जिनमें करंट फ्लो नहीं होता है, वो आपके कुचालक कहलाते हैं। तो अर्धचालक क्या होते हैं, अर्ध मतलब आधे चालक, है ना, जिस जो क्या रहते हैं, जिनके गुण चालक और कुचालक के बीच में होते हैं, वो ऐसे मटेरियल आपके सेमीकंडक्टर कहलाते हैं। तो इनमें क्या रहता है कि सामान्य अवस्था में तो, यानी कि जब टेम्परेचर नॉर्मल है, तो इनके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो सोए हुए रहते हैं, है ना, उनमें ऊर्जा नहीं रहती है, तो वो ऐसी स्थिति में, सामान्य तापमान की स्थिति में ये आपके कुचालक की तरह बर्ताव करते हैं। पर जैसे ही इन अर्धचालकों को हम अलग से ऊर्जा प्रदान करते हैं, तापमान बढ़ाते हैं इनका, या इनको तापमान के करीब लाते हैं, या इनको अलग से हम तापमान प्रदान करते हैं, तो इनके इलेक्ट्रॉन्स एक्टिव हो जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स एक्टिव हो गए तो फ्लो होने लगते हैं। तो और फिर जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं तो इनके अंदर करंट फ्लो
होने लग जाता है। जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे तो प्लस चार्जेस भी फ्लो होंगे और इनके अंदर विद्युतीय गुण आ जाता है। मतलब कि ये तब उस कंडीशन में तापमान बढ़ने पर या अलग से ऊर्जा प्रदान करने पर फिर ये चालक की तरह बर्ताव करने लगते हैं या चालक की तरह काम करने लगते हैं, है ना। तो इसमें क्या रहता है, इंग्लिश में जैसे लिखा है, सेमी कंडक्टर्स मोर इलेक्ट्रॉन्स गेट अवेलेबल टू कैरी करंट एज टेम्परेचर इंक्रीजेज। यानी कि अर्धचालक में जब तापमान बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन्स आपके फ्लो होने लग जाते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का मान बढ़ जाता है और प्रतिरोध का मान घट जाता है। इसमें उल्टा होता है ना। तो प्रतिरोध अर्धचालक में क्या होता है, तापमान बढ़ने पर प्रतिरोध का मान कम हो जाता है और करंट का मान बढ़ जाता है। यानी कि इनका विपरीत टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, यानी कि तापमान बढ़ने पर इनका रेजिस्टेंस कम हो रहा है और करंट का मान बढ़ रहा है। तो इसमें वही फार्मूला आपका आर टी बराबर R0 × 1 + अल्फ़ा इंटू डेल टी, यानी कि आपका ए जो है आपका अल्फ़ा टेम्परेचर कोफिशिएंट और डेल टी मतलब कि चेंज इन टेम्परेचर यानी तापमान में परिवर्तन। तो आपका टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में है और R0 आपका जब रूम टेम्परेचर पे तापमान रहता है, और ए यानी कि अल्फ़ा भी या ए आपका थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, है ना। ये आपका नेगेटिव रहेगा क्योंकि इसमें क्या रहता है, आपका भी तापमान बढ़ने पर प्रतिरोध कम हो रहा है। और हमने जो ऊपर देखा चालक में यानी कंडक्टर्स में तापमान बढ़ने पर तापमान बढ़ने पर प्रतिरोध का मान बढ़ रहा था और करंट का मान कम हो रहा था। और अर्धचालक में ठीक उसका विपरीत, तापमान बढ़ने पर प्रतिरोध का मान कम हो रहा है और करंट का मान बढ़ रहा है। अब जब भी तो हम सोलर सेल आपने देखे होंगे, जो सौर ऊर्जा के प्लांट रहते हैं उनमें क्या रहता है, वो आपके अर्धचालक की तो बनी रहती है, वो प्लेटें जो रहती है उसमें अर्धचालक मटेरियल रहता है। तो जो हम उसको धूप में इसीलिए रखते हैं कि भाई जब उस पर धूप पड़ती है तो अर्धचालक मटेरियल्स जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं और उसमें करंट फ्लो होने लगता है। तो यानी कि उसमें क्या रहता है कि जैसे ही उस पर तापमान पड़ा यानी कि धूप की रोशनी पड़ी तो उसका जो अंदर का प्रतिरोध है वो कम होने लग जाता है और इलेक्ट्रॉन्स एक्टिव हो जाते हैं और प्रतिरोध का मान कम हो जाता है और करंट फ्लो होने लग जाता है। अब इंसुलेटर हम देखते हैं लास्ट में। इन केस ऑफ इंसुलेटर यानी कि कुचालक के संबंध में टेम्परेचर चाहे आप बढ़ा लो या घटा लो कोई प्रभाव नहीं पड़ता उन पर। भाई लकड़ी है, प्लास्टिक है, रबर है, इनका तापमान आप बढ़ा भी दोगे तो भी आप बैटरी से जब इनको जोड़ोगे तो कितने तापमान बढ़ा दो इनका तो इनमें करंट फ्लो नहीं होगा। तो कुल मिलाकर के कुचालक में जब तापमान का जो है प्रभाव नहीं पड़ता, रेजिस्टेंस पे कुछ प्रभाव नहीं पड़ता है, कुचालक के प्रतिरोध का कुछ भी घटोतरी या बढ़ोतरी कुछ भी नहीं रहती। इंसुलेटर्स क्या रहते हैं, इंडिपेंडेंट यानी कि आपके स्वतंत्र रहते हैं चेंज इन टेम्परेचर के, यानी कि तापमान का इन पे कुछ प्रभाव नहीं पड़ता इनके रेजिस्टेंस पे, है ना। इनका रेजिस्टेंस ना तो कम होता है ना ज़्यादा होता है क्योंकि इनमें करंट फ्लो होता ही नहीं है, इनमें इलेक्ट्रॉन्स पाए ही नहीं जाते हैं। तो इसलिए हम इंसुलेटर को सेफ्टी के लिए यूज़ करते हैं भाई, जैसे कि रबर को हम ग्लव्स के रूप में, जूते के रूप में, है ना, या वायर के ऊपर जब हम लपेट देते हैं प्लास्टिक को ताकि इनमें करंट फ्लो नहीं होता है। तो ये हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं करंट से। तो ये आपका मटेरियल्स, ये आपके टॉपिक्स रहते हैं, है ना। तो ये आज आपके टॉपिक्स हो गए। थैंक यू।